Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस सॉल्व्ड पेपर पढ़ने वाले हैं और इसकी हम 35 क्लास ले चुके हैं और आज हम इसकी 36वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने लास्ट 5 सालों के जो पेपर्स हैं उनको हैंड रिटन तरीके से सॉल्व करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्योंकि जो सिलेबस होता है जो कि स्टैटिक होता है मेनली, मतलब चाहे हम नया सिलेबस देख लें चाहे हम पुराना सिलेबस देख लें, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वो आना ही है। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सेम ही रहना है, चाहे नया सिलेबस आ जाए चाहे पुराना सिलेबस आ जाए, टॉपिक वही रहेंगे। हमारा संविधान है, कानून है, वो एक ही रहेगा, चाहे दोनों सिलेबस आ जाए। इकोनॉमी हमारी एक ही रहेगी, एथिक्स एक ही रहेगा। टॉपिक को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका टॉपिक के जो याद करने का तरीका है या टॉपिक से संबंधित हमें कोई जानकारी है या टॉपिक के बारे में कोई लिखना है, तो वो अगर हमने एक बार पढ़ लिया है तो वो हमें आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में हम मेंस देंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है 5 साल के पेपर। अगर आपने 5 साल के पेपर नहीं पढ़े हैं तो आपको वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 सालों का पेपर्स बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर बिगनर हैं और आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पिछले 5 सालों का पेपर को करना है, उनको लिख कर देखना है। मैंने इन पेपर को लिख कर बनाई हूँ। इसकी आपको 8 फाइल मिलेंगी जिसमें हैंड रिटन तरीके से ये 1300 पेजेस कवर हैं। तो इसके पहले हम हमारा 2018 का पेपर कर रहे थे, फिर हम 2017 का करेंगे, फिर 16 और 15 और फिर 14, 5 सालों के पेपर कवर रहेंगे। इसमें हम 6 नंबर वाले लगभग पूरे कर चुके थे। एक क्वेश्चन बचा था तो वो हम आज करेंगे, फिर हम 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और आपको दे दूं कि अभी 14 नवंबर तक दिवाली पर मेरे नोट्स पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेंस के सॉल्व्ड पेपर की ये हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो 2000 की हार्ड कॉपी आपको अभी 1800 रुपीज़ में मिलेगी और सॉफ्ट कॉपी जो 1000 की आ रही है वो 900 रुपये में मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। अभी जो ऑफ़र है वो फिर कभी नहीं आएगा, जो दिवाली पर भारी डिस्काउंट है वो फिर नहीं आएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो सॉल्ट पेपर ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और अगर आप नोट्स नहीं ले सकते हैं, मेन सॉल्ट पेपर नहीं ले सकते हैं, तो मार्केट से भी आप सॉल्ट पेपर ले सकते हैं, पर आपको सॉल्ट पेपर हेल्प ज़रूर कीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को NRLM बोलते हैं। आप NRLM भी अकेला भी आ सकता है, तो आप उससे समझ जाइएगा कि ये क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ग्रामीण गरीबी के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना है। ये ग्रामीण गरीबों के लिए बनाई गई स्वरोजगार की योजना है। इसका आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1999 में। इसकी विशेषताएं क्या है? ये जो योजना है क्या ये एक ऋण सब्सिडी योजना, मतलब ये एक ऋण प्रदान करती है और उस पर सब्सिडी प्रदान करती है। एक ऋण सब्सिडी योजना है ये। स्वयं सहायता समूह के लिए परियोजना लागत की 50% है। स्वयं सहायता समूह है उसका 50% इसका लागत है। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना के लिए सब्सिडी की कोई सिंचाई परियोजना में सब्सिडी की इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब कितनी भी सब्सिडी दी जा सकती है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का गरीबी को कम करना या निर्धनता का निवारण करना। अपन थोड़े अर्थशास्त्री शब्दों में लिख सकते हैं, निर्धनता का निवारण करना। दी जाने वाली सीमा परियोजनाओं की लागत में कम से कम 3 वर्ष में स्वरोजगार की 200 प्रति माह की आमदनी ना हो। मतलब ऐसी इन उन लोगों के लिए है जो दी गई समय सीमा है उसमें जो स्वरोजगार की जो कमाता हो वो 2000 प्रति माह की आमदनी जिसकी ना हो।
उद्देश्य हमने लिखा है इसका निर्धनता का निवारण है। फिर हमें, क्योंकि हमें 6 या 5 नंबर में लिखना है तो हमें जितना पूछा उतना ही लिखना, कब हुई, क्यों हुई, क्या उद्देश्य था, ये मेन हमें लिखना रहता है। तो निष्कर्ष से कुछ हद तक ये सफलता प्राप्त की है, जिससे जनता को जागरूक करके और अधिक सफल बना सकते हैं। निष्कर्षता हम क्या लिखेंगे, कुछ हद तक इसने सफलता प्राप्त की है, जिससे जनता को जागरूक करके हम इसे और अधिक सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम ये आंसर लिख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है, इसकी विशेषताएं, तो इसका आरंभ 1 अप्रैल 1999 में हुआ था। इसकी विशेषताएं ये हैं और इस निष्कर्ष में हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 300 शब्दों में लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे क्या होगा, ये एक आंसर जो अभी आप पढ़ेंगे इस आंसर में, इस आंसर में एक आंसर में करीब आपके 4 आंसर समाहित हैं। देखते जाइए आगे कैसे, क्योंकि इसमें जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उनमें रोजगार के क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए हैं वो सभी बताया गया है। जिससे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि विकास बेरोजगारी में सुधार हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए, तो आप वो लिख सकते हैं, है ना। बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं बनाई गई, तो आप वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो आप क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय कौशल निगम के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रों में विकट गुणवत्ता अंतराल और प्रशिक्षकों की उपलब्धता का अभाव है। इस समस्याओं को दूर करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा किए गए प्रयास की चर्चा करें या व्याख्या करें, तो ये हमें लिखना। अब हम लिखेंगे, बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें श्रमिक लगातार काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब बेरोजगारी हम किसको कहते हैं, जिसमें एक कोई श्रमिक है, कोई मजदूर है, वो लगातार काम कर रहा होता है तो उसको लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता। मतलब वो लगातार काम करने के लिए तत्पर रहता है, मतलब वो कोशिश करता है कि हमें काम मिले, वो मतलब फ्री नहीं बैठना चाहता, वो चाहता है कि उसे काम मिले लेकिन उसे काम मिलता नहीं है, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी को दर को कैसे डिनोट करेंगे, बेरोजगार व्यक्ति की संख्या बटे कुल श्रम संख्या इंटू 100। तो बेरोजगारी व्यक्ति की संख्या बटे कुल श्रम शक्ति गुणित 100, ये बेरोजगारी की दर हो जाएगी। अब हम लिखेंगे बेरोजगारी के कारण। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या ने स्वतंत्रता के समय से ही चौंकाने वाले हालत अख्तियार कर दिए हैं। मतलब बेरोजगारी की समस्या जो आई है वो स्वतंत्रता के समय से ही बहुत मतलब विकट स्थिति आ गई है। ऐसे कई घटक हैं जिन्होंने बेरोजगारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जैसे कि लगातार बढ़ती जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो इतने लोगों को रोजगार उपलब्ध कैसे कराएं। आर्थिक विकास की अपर्याप्त दर, जो आर्थिक विकास है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कुछ उद्योग धंधे नहीं खुल पा रहे हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है। मौसमी बेरोजगारी है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, इतने सारा परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो अब ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है, अब ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है तो उतना नहीं मिल पाता है, जिससे बेरोजगारी होती है। उसके अनुपयुक्त तकनीक हमारे जो यूज़ कर रहे हैं वो तकनीकें अनुपयुक्त हैं। उद्योगों का धीमा विकास हो रहा है। विश्वविद्यालयों में बढ़ते स्नातक, मतलब लगातार विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो के निकल रहे हैं लेकिन उनको उतनी मात्रा में रोजगार नहीं मिल रहा है। कृषि के अलावा अन्य क्रियाओं में और उसके अलावा दूसरी कृषि के बहुत सारे लोग कृषि में ही लगे हुए हैं, एक जिनका काम भी नहीं है फिर भी कृषि में लगे हुए हैं, तो जिसके कारण भी रोजगार की समस्या पैदा होती है। उपयुक्त कारणों के आलोक में कहा जा सकता है कि भारत की गरीबी का एक मुख्य कारण देश में फैली बेरोजगारी ही है। भारत में गरीबी जो फैल रही है उसका मुख्य कारण, अगर रोजगार मिलेगा तो लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो लोग गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब बेरोजगारी होगी तो गरीबी फैलेगी। इसके कारण देश में शांति और व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। अब हम करते हैं बेरोजगारी दूर करने के उपाय। दीर्घगामी उपाय में जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश, मतलब हमको जो दीर्घगामी सबसे हमको ये सोच के अगर हम करें कि हम आगे भी रोजगार मिलता रहे, तो सबसे मेन काम हमें बेरोजगारी में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना होगा। मतलब जो जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है उसको हमको रोक लगाना होगा।
तात्कालिक उपाय में निजी व्यवस्था मिलेंगे, मतलब निजी व्यवस्था मिलेंगे तात्कालिक उपाय में। तात्कालिक उपाय मतलब हमको हमें निजी व्यवस्था को सही करना होगा, प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था करनी होगी, इसके लिए धन उपलब्ध कराना होगा ताकि अच्छे से अच्छे प्रशिक्षित लोगों को हम कर पाएँ। कुटीर उद्योग स्थापित करें, जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित होंगे, लघु धंधे, उस सब लोग अपना अपना बिजनेस खुद करेंगे, व्यक्ति अपना स्वयं का करेगा तो व्यक्ति का रोजगार बढ़ेगा। अपने खुद से करने की सोच को आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं कि वो अपना मतलब अपने जो भी उनका हुनर है वो वहाँ पे प्रदर्शित कर पाएँ। तो इस प्रकार से जो हाथों से काम करते हैं उनके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित हो पाएँ। बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए 2015 की कौशल विकास नीति को माना जा सकता है, जो काफ़ी हद तक रोजगार कम करने में सक्षम होगी। मतलब बेरोजगारी की समस्या जो है उसे हल करने के लिए 2015 की कौशल नीति माना जा सकता है, जो काफ़ी हद तक रोजगार कम करने में सक्षम होगी। अब इसकी ये जो कौशल विकास नीति है ये कब आई थी? 15 जुलाई 2015 को आई थी। नई दिल्ली से इसका शुभारंभ हुआ था। इसकी लागत 1500 करोड़ रुपए है। 24 लाख युवाओं को इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये क्या क्या है इसमें हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कौशल मिशन का शुभारंभ होगा, प्रशिक्षण देने के साथ रोजगार उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय कौशल दस्तावेज मिशन जारी होगा। राष्ट्रीय कौशल उद्यमता नीति इसके अंतर्गत बनाई जाएगी। कौशल विकास प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया जाएगा। 2022 तक 104 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 वर्षों में 345 लाख कुशल बेरोजगारों को कौशल ऋण की सुविधा दी जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के युवाओं में कौशल का विकास करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाकर देश में रोजगार लाना है। युवाओं को अवसर प्रदान करना है, तभी योजना सफल होगी, बशर्ते साथ इसका क्रियान्वयन तत्परता से किया जाए। लेकिन इसका क्रियान्वयन क्या हो? तत्परता से किया जाए। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। अब अगर हम पूछें कि बेरोजगारी को दूर करने के पंचवर्षीय योजना में क्या प्रयास किए गए, ये अलग से इसलिए लिखी हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना में क्या प्रयास किए गए। तो जैसे कि पहली योजना आई थी आपकी 1951 में आई थी, 1956 तक चली थी। तो आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी आर्थिक मॉडल बनाया था और जीडीपी का लक्ष्य रखा था 2.1%। उन्होंने जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कितना रखा था? जीडीपी का लक्ष्य 2.1%। कृषि क्षेत्र पर इन्होंने विशेष जोर दिया और कृषि बेरोजगारी को कम किया। दूसरी योजना कब आई थी? दूसरी योजना आई थी, यह पहले में कृषि बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया। दूसरी योजना 1956 से 61 में आई थी। याद रखना, दूसरी योजना में उभारी उद्योगों पर बल दिया था, लौह इस्पात उद्योगों को बढ़ावा दिया, औद्योगिकीकरण कर बेरोजगारी को कम करने का निश्चय किया। और क्या निश्चय किया? औद्योगिकीकरण कर बेरोजगारी को भी कम करने का निश्चय किया। तीसरी योजना 1961 से 1966 में आई थी। इसमें उन्होंने आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी, कृषि को प्राथमिकता दी। नेक्स्ट चौथी योजना 1969 से 1974 में आई थी, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। इसमें स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की बात कही। पांचवी योजना 1969 से 74 के बीच आई। इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया और गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम लाया गया। तो पांचवी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम और गरीबी हटाओ कार्यक्रम। छठी योजना 1980 से 85 में आई। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार देना इसका मुख्य उद्देश्य था। कृषि लघु उद्योगों को बढ़ावा देना भी इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है सातवीं योजना। सातवीं योजना 1985 से 90 में आई। इसमें रोजगार के क्षेत्र में विस्तार किया गया, खाद्यान्नों में वृद्धि की गई। इसके बाद आठवीं योजना कब आई? आठवीं योजना 1992 से 97 में आई। विभिन्न पहलुओं में मानव विकास पर जोर दिया गया। नवी योजना 1997 से 2002 में आई। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात की। 10वीं योजना 2002 से 2007 में पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों पर निगरानी रखने की बात इसमें कही गई। 11वीं योजना कब आई? 11वीं योजना 2007 से 2012 में आई। जीडीपी से 8% से 12% करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था इसका? जीडीपी को 8% से 12% तक करना।
कृषि आधारित वृद्धि दर 4% प्रतिवर्ष करना। 11वीं योजना का मेन उद्देश्य और क्या था? 4% जो है कृषि वृद्धि दर करना। रोजगार के 700 लाख नए अवसर पैदा करना। एक और इसका मेन उद्देश्य था कि रोजगार के लगभग 700 लाख नए अवसर पैदा करना। 12वीं योजना कब आई? 12वीं योजना 2012 से 2017 में आई। 10% आर्थिक विकास दर हासिल करना इसका मेन उद्देश्य था। 12वीं योजना का उद्देश्य क्या था? 10% आर्थिक विकास दर हासिल करना। अब हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्षतः सभी पंचवर्षीय योजनाओं में हर क्षेत्र में रोजगार अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया, लेकिन इसके लिए सटीक राजनीति बनाना आवश्यक है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन इसके लिए क्या है? एक सही जो रणनीति बनाना आवश्यक है ताकि इसके लक्ष्य को हम सही दिशा में प्राप्त कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये लिखे हमने आज का हमारा क्वेश्चन देखा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, ये दिवाली ऑफर है 3 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। प्री पर मेंस पर सॉल्व पेपर तो मेरा जो 3 मार्कर का श्रृंखला है, एक में 3600 प्रश्न आपको मिलेंगे, 12 फाइल आपको मिलेंगी, तो आप दे सकते हैं। इसमें जो डिस्काउंट ऑफर थे उसमें 3 नवंबर से चलूँगा। इसमें शुरू के 25 लोगों को 20% डिस्काउंट देना था। इसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इसमें टेस्ट सीरीज़ व्हाट्सअप पेड ग्रुप फ्री मिलेंगे। ये आपका 3 मार्कर की 12 फाइल है जिसमें आपका पूरा 1 से लेकर 5th पेपर तक पूरा कवर रहेगा। केवल 1500 रुपये में है और अभी तो 10% डिस्काउंट है। ये 3 मार्कर की श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हमारा मध्य प्रदेश स्पेशल का पैकेज है जिसमें मध्य प्रदेश की ये 4 फाइल आपको मिलेंगी। और ये प्रीलिम्स की फाइल से प्रीलिम्स की 16 फाइल आपको मिलेंगी। और जिनसे आप पढ़ रहे थे ये सॉल्व पेपर है, इस सॉल्व पेपर की आपको 8 फाइल मिलेंगी। तो अगर आप ये नोट्स बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज अभी ऑर्डर में चल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक मैं बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र लेके आया है। इसमें आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC, व्यापम या आप अदर स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए लाइव टेस्ट लेके आता है, लाइव क्लासेस लेके आता है, जहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी की एक और फैसिलिटी अभी दी गई है, एक वर्चस्व नामक पत्रिका दी गई है। इस वर्चस्व पत्रिका में आपको पूरा करंट अफेयर्स को बताया गया। आपको बाजार से पत्रिका लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उस मैगज़ीन में देख सकते हैं और आपको उस मैगज़ीन में पूरा जो करंट अफेयर है उसको कवर किया गया। उस मैगज़ीन को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको मैं बता देती हूँ। आप यूट्यूब में मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, आप उस लिंक से उस पत्रिका को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पे नए हैं तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी में आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से इसको लॉगिन कीजिए। फिर आप आपको जो भी कोर्स चुनना चाहते हैं वो चुन लीजिए। इस प्रकार से आपको एक फ्री क्लास रहेगा, एक डेमो क्लास रहेगा। अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पे इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके जो भी वीडियो दी गई उसकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री लाइव क्लास और प्लस लाइव क्लास में यह अंतर होता है कि फ्री क्लास में आपको एक कुछ लिमिटेड क्लासेस मिलती हैं, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड क्लासेस मिलती हैं प्लस में। और फ्री क्लास में आपको ओकेजनल प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जबकि प्लस क्लास में आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस प्रश्न बैंक भी अनअकैडमी का आपको एक अलग से प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो फ्री क्लासेस होती है उसमें लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन दिया जाता है। लेकिन अगर आप पेड लेते हैं तो आप कितना भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो मन में आपके डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हैं। तो ये एक आप जैसे कि स्कूल में और कॉलेज में या कोचिंग में पढ़ते हैं तो उस तरह का ये एक प्लेटफॉर्म रहता है। तो यहाँ पे आप अपनी क्लास डाउट सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सभी फैसिलिटी आपको दी जाती है। जिस पत्रिका के बारे में आपको मैं बता रही थी वो ये 2 पत्रिका हैं, वर्चस्व और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसको चेक इन कर सकते हैं और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेस्ट पत्रिका है करंट अफेयर्स के लिए आपको, जो आपको बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगी।
इसके अलावा ये कुछ कोर्सेज़ दिए गए, ये अक्टूबर के कोर्सेज़ है जो हो चुके हैं, ये नवंबर के कोर्सेज़ आप देख सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को। इसमें एमपीपीएससी मेंस की क्लासेस हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम की, प्रीलिम्स की क्लासेस हैं। इसके अलावा एमपीएसआई, एमपी पुलिस सबकी क्लासेस यहाँ पे दी गई हैं। अगर ये फ्रेंड्स फीस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं आकांक्षा GKANKSHA.GK, तो आपको पूरा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी रेट रहेगा, जैसे कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 1600 रुपये का आ रहा है, तो उसमें 10% आपको डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 160 रुपये आपको कम हो जाएगा और 1440 रुपये का पड़ेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी और जो भी लिंक दी गई हैं आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।